एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। अगर जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो इस बारी, तो ये जो करंट अफेयर्स में लेकर आई हूं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग हर दिन जो है 10 एमसीक्यूज अपलोड करते हैं, जिसमें जो कवर कर रहे हैं द अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। तो सोचा कि आज अगर इन्वायरमेंट का लेक्चर आ रहा है तो वो लेक्चर होना चाहिए ऑन टॉप करंट अफेयर्स। तो ये जो 10 क्वेश्चंस है ये सारे के सारे करंट अफेयर्स के ऊपर है, which you cannot afford to miss. Why? क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना तो पूरी की पूरी ही है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। To start off, the first question for today. Consider the following statements regarding the Jay Prakash Narayan Bird Sanctuary Surhatar, right? अब आपको पता होगा ये न्यूज में रहा है, क्यों न्यूज में रहा है वही हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम इज नॉट वर्किंग, तो इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान के फ्री पीडीएफ वाले अगर आप कॉलम पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी ये न्यूज में क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन जयप्रकाश नारायण को डेजिग्नेट किया गया है एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कि रामसर साइट। और इसी रामसर साइट के साथ इंडिया ने सेंचुरी मार डाला है। मतलब इंडिया का कितना टोटल हो चुका है रामसर साइट्स में? तो इंडिया आ गया है अब 100। सो इंडिया हैज अ टोटल ऑफ 100 रामसर साइट्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ग्लोबली बात करें तो इंडिया ग्लोबली तीसरे नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रामसर साइट्स, जो कि 100 है, एंड इट इज जस्ट बिहाइंड यूनाइटेड किंगडम, यूके एंड मेक्सिको। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात करें तो ये कौन सी स्टेट में है? सो इट इज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले तो ये उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश का 13th रामसर साइट डिक्लेयर किया है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट इन नंबर बन जाता है आफ्टर तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु के पास 20 रामसर साइट्स है और आपके उत्तर प्रदेश के पास 13 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 100th रामसर साइट, तो बिल्कुल सही, दिस स्टेटमेंट इज राइट। नंबर सेकंड, इट इज लोकेटेड इन द बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यस ये भी बिल्कुल सही है। और जेकेएसएसबी को क्योंकि बड़े माइन्यूट डिटेल्स पूछने की आदत है तो आप डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिएगा, बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके अलावा बोलते हैं इट इज अ मैन मेड रेजर्वॉयर, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जो है इट इज नॉट अ मैन मेड रेजर्वॉयर, जबकि दिस इज एन ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक, सो सॉरी, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ऑक्सबो लेक जो बेसिकली मियांडरिंग ऑफ द रिवर से बनता है, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, तो ये ऑक्सबो लेक है। और ये कौन सी रिवर की मियांडरिंग से बना है? तो इट इज नॉट यमुना, इट इज गंगा। राइट, सो थर्ड स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। तो कितने स्टेटमेंट सही हुए? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज राइट, सो 1 एंड 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। ठीक है, और एडिशनल की अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने क्या बताया, ग्लोबली अगर हम बात करें इंडिया 3rd नंबर पे आता है आफ्टर यूनाइटेड किंगडम एंड मेक्सिको इन नंबर ऑफ रामसर साइट्स। और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में इंडिया 1st नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रामसर साइट्स। ठीक है, चलो भाई सेकंड क्वेश्चन, ये आपका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सो इट इज अ नेचुरल ऑक्सबो लेक फॉर्म्ड बाय द मियांडरिंग ऑफ द गंगा रिवर। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, स्टेट का नाम दिया है और नंबर ऑफ रामसर साइट पूछा है। तो तमिलनाडु में कितनी रामसर साइट्स है? 20, यस 20 है, एंड दिस इज लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो आफ्टर जयप्रकाश नारायण देयर आर 13, दिस इज आल्सो करेक्ट, सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया। राइट, 3rd नंबर पे आता है राजस्थान में 10, तो जी नहीं, राजस्थान में 10 नहीं है, राजस्थान में 5 रामसर साइट, जिसमें आपका कियोलाडियो है, सांबर है, फिर आपका सिलीसरा है, फिर आपका मिनार है, फिर आपका किच्चन है। राइट, तो ये आपकी 5 रामसर साइट है राजस्थान में। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो कितने पेयर सही से मैच्ड है? तो हमारे पास ओनली 1 पेयर नो, ओनली 2 पेयर्स यस। सो 2 पेयर्स जो है वो
सही से करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि राजस्थान वाला ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट इज ओडिशा। अब वो पूछ रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओडिशा इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट मरीन स्पेशियल प्लान। तो दोस्तों दिस वाज वेरी मच इन न्यूज, क्योंकि पहली स्टेट जिसने मरीन स्पेशियल प्लान को इंप्लीमेंट किया है वो आपका ओडिशा है, राइट। अब ये मरीन स्पेशियल प्लान बेसिकली क्या है क्या, ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक टूल है जिसके इस्तेमाल से जो कोस्टल रीजन्स है उनके ऊपर विजिलेंस रख सकते हैं। मतलब कहाँ पे कोस्टल इरोजन हो रहा है, कल को कोई डिजास्टर आ रहा है तो उसको मिटिगेट करने में हेल्प होगा, राइट। इसके अलावा मैनग्रोव्स को देखने में, राइट। और कहने का मतलब ये हो गया कि जितना भी आपका कोस्टल रिसोर्सेज है उनके ऊपर नजर रखने में मरीन स्पेशियल जो आपका प्लान है दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल। दिस इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट द ब्लू इकोनॉमी। तो बिल्कुल सही, ये ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। ये ब्लू इकोनॉमी होती क्या है इसको हम अभी कवर करेंगे। इसके अलावा द इनिशिएटिव इज इंप्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब आप ये सोचेंगे क्योंकि ब्लू इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है, क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है, तो दिस विल बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये चीज गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, राइट। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो ये रहा आपका ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी हो गया आपके किस तरीके से आप अपने ओशंस, अपने लेक्स, मतलब वाटर बेस्ड इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जैसे कि स्मार्ट शिपिंग का इस्तेमाल करना, जैसे कि इंक्लूसिव एंड इंप्रूव लाइफ फॉर ऑल को मेंटेन रखना, सस्टेनेबल फिशरीज पे फोकस करना, रेन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी को डिराइव करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, मरीन लाइफ एंड ओशंस को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना कोस्टल कम्युनिटीज ताकि जो भी क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड इंपैक्ट्स हैं वो उससे रेजिलिएंट बन सके, राइट। इसके अलावा टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट इलीगल फिशिंग, जो इलीगल फिशिंग होता है उसके खिलाफ एक्शन लेना, राइट। मरीन लिटर और ओशन पॉल्यूशन को जितना हो सके उतना उसको टैकल करना या फिर प्रोटेक्ट करना, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ब्लू इकोनॉमी। और मरीन स्पेशियल प्लान ब्लू इकोनॉमी के लिए ही लाया गया है। ठीक है, और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, यू कैन रीड इट। द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इज द नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपका स्कोर क्या बना है। ठीक है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। दोस्तों यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, which are incorrectly matched statements या फिर incorrectly matched pairs। तो you have to be careful। तो हमेशा जो कीवर्ड होता है उसको आप हाईलाइट करें। ठीक है, so NCRRI basically stands for National Coastal Reef Research, National Coral Reef Research Institute। so ये coral reefs के लिए है। is established in चिड़िया टापू in South Andaman। तो yes, this is correct। The Zoological Survey of India is the nodal body for the institute। बिल्कुल सही। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार गवर्नमेंट का भी साथ है इसमें। The institute falls under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो बिल्कुल सही, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है। फोर्थ स्टेटमेंट इज द institute is being established primarily to regulate commercial fishing activities। अब देखो आपने इनकरेक्ट देखना है, यहां पूछा गया है प्राइमरीली, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो जब हम कोरल रीफ्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कमर्शियल फिशिंग एक्टिविटीज कैन नॉट बी द प्राइमरी गोल, राइट। ये सेकेंडरी रोल हो सकता है, ये वन ऑफ द रोल्स हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी द प्राइमरी रोल। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। एंड व्हाट डज NCRRI स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोरल रीफ्स के लिए है ये, जो चिड़िया टापू इन साउथ अंडमान में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, और ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है।
So institute is being established for coral research, conservation and climate resilience and not to regulate the fisheries. ठीक है? Next, consider the following statements regarding potato patch. Very important. Potato patch basically क्या है? लक्षद्वीप में ना कुछ coral reefs मिले हैं और अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट उन्होंने बोला है कि ये कोरल रीफ्स आर बहुत बहुत पुराने हैं, ये हजारों साल पुराने हैं और ये लार्ज कॉलोनीज ऑफ कोरल्स है। एंड ऐसा बोला जा रहा है कि जब ये पूरा रिसर्च कंप्लीट होगा सो दे विल इवन सरपास द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो पोटैटो पैच है ऑफ लक्षद्वीप उसको ये नाम दिया गया है, दिस कैन बी द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। बट अभी के लिए हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर इसमें कोई भी एडवांसमेंट आता है तो ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर वीडियो या फिर एक रील लेकर आ जाऊंगी। अब वो बोलते हैं ये क्या है? ये जायंट कोरल कॉलोनी है बिलोंगिंग टू द स्पीशी पेवोना क्लोवस। तो यस, इसको आप याद रखिएगा, जेकेएसएस भी पूछ सकती है कि स्पीशी का नाम क्या है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड नियर Khambat Island in Lakshadweep. Yes, this statement is also correct. And third statement is it is a soft coral species. तो याद रखिएगा, no, it is not a soft coral species. It is basically a hard coral. अब दोस्तों, अब अगर आपको ये नहीं भी पता होता ना तो आपको मैं समझा देती हूँ। जो कॉरल्स होते हैं ना ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हार्ड कॉरल और एक होते हैं सॉफ्ट कॉरल्स। सॉफ्ट कॉरल्स वो होते हैं जो कॉरल रीफ नहीं बनाते हैं एंड ओनली हार्ड कॉरल्स मेक रीफ। सो रीफ बेसिकली क्या है? रीफ्स आर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है इन द वर्ल्ड। सो कॉरल रीफ्स आर बेसिकली लिविंग स्ट्रक्चर्स। तो कौन से कॉरल्स बनाते हैं? सॉफ्ट की हार्ड, हार्ड कॉरल्स बनाते हैं। और क्योंकि ये जाइंट कॉरल कॉलोनीज हैं तो इसीलिए दीज आर नॉट सॉफ्ट कॉरल्स, दीज आर हार्ड कॉरल्स। ठीक है? सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो सबसे पहले तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है? तो दोस्तों 5 जून को आता है। कोई भी लेटेस्ट डे है, कोई भी सेलिब्रेशन है, कहाँ सेलिब्रेट हुआ, क्या थीम थी, वो सब आपको पता होना चाहिए। अब वो बोलते हैं द थीम फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 वो थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। क्या ये सही है? तो यस, ये आपको याद रखना है कि इस बारी का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम यही है, दैट इज इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। Second is Azerbaijan is the host country for the World Environment Day. Yes, so Azerbaijan की capital which is Baku, वहां पर ही आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हुआ था और ये उसमें एक ऑब्जर्वेंट कंट्री था। ठीक है? अब वो कहते हैं ये कैंपेन क्यों होता है, ये कैंपेन किसके द्वारा कंडक्ट होता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाते ही तभी हैं क्योंकि इस दिन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम केम इनटू फोर्स, क्योंकि इस दिन ही ये स्टैब्लिश हुआ था और इसी को ही सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गोज रॉन्ग, इट इज नॉट यूएनडीपी, इट इज यूएनईपी व्हिच इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। सो अगेन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, हियर इज द एक्सप्लेनेशन। और आप लोग, मैं फिर से रिपीट करूंगी, इफ यू गाइस हैव जॉइंड लेट, कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए सिंस टेलीग्राम्स आर नॉट वर्किंग राइट नाउ, तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके वहां पे फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट अप, consider the following statements. Now this statement is regarding the Wildlife Protection Act 1972, right? अब वो कहते हैं वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है टू चीताज इन इंडिया। इज इट ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स ट्रू, क्योंकि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने ही तो चीताज को रीइंट्रोड्यूस करने में उन्हीं का ही सबसे बड़ा हाथ था। सो दिस इज राइट। प्रोजेक्ट चीता इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसकोलोकेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग लार्ज कार्निवोर। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये वर्ल्ड का पहला है एंड ऑफ कोर्स इट इज द लार्जेस्ट ऑल्सो, क्योंकि कभी भी कॉन्टिनेंट से ट्रांसलोकेट नहीं हुआ है। जो लोग जानते नहीं है मैं उनको बता दूं कि ये न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि हाल ही में बोत्सवाना से जो है आपका नेक्स्ट
शिपमेंट ऑफ चीताज हैव कम टू इंडिया, राइट? तो इसलिए दिस वाज इन न्यूज। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे चीता हैं वो कौन से चीता हैं? वो एशियाटिक चीतास है कि अफ्रीकन चीतास है? तो वो आपके अफ्रीकन चीतास हैं। हमारे यहाँ से एशियाटिक चीतास जो है वो 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। एंड एशियाटिक चीतास आर द फर्स्ट बिग कैट्स ऑफ इंडिया, या फिर टिल नाउ द ओनली बिग कैट्स ऑफ इंडिया जो इंडिया से एक्सटिंक्ट हुए थे, और जिनको हमने वापस से लाया है 2022 को में हमने इनको ट्रांसलोकेट किया है, ठीक है? और चीतास क्या है? एपेक्स प्रेडेटर्स है ऑफ डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो दोस्तों अगर आप इतना स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप अपने भावनाओं में मत बह जाना। yes, these are apex predators, but they are not found in the tropical forest, they are found in the grasslands। दोस्तों कैसे समझेंगे? देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मतलब हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट, कि वहां पे लार्ज कैनोपी ऑफ ट्रीज है ना, ट्रीज है, उनकी डेंस कैनोपी है। अब आप मुझे बताओ, चीता इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल, है ना? तो उसको वो प्रिडेट करता है, वो घात लगाता है अपने प्रे की शिकार के लिए, है ना? तो उसको भागना होता है। जब वो इतने डेंस फॉरेस्ट में होगा तो वो भागेगा कैसे? सो इसके लिए कौन सा एक एक्चुअल हैबिटेट है? दैट इज ग्रासलैंड्स या फिर वुडलैंड्स, ठीक है? वो इसका डिजायरेबल हैबिटेट है। सो दिस इज रॉन्ग। अगेन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ज्यादातर फर्स्ट एंड सेकंड ही आ रहे, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि रैंडम हो, ठीक है? सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन इज again regarding Project Cheetah. So Project Cheetah aims to reintroduce the extinct cheetahs into Indian ecosystem. This is true, of course. Asiatic cheetahs became extinct in India 1952. Yes, just हमने discuss किया. India became the first country to undertake an intercontinental translocation of large carnivore. So like we discussed before, so yes, that means all the given statements are correct. So first, second and third statement is correct. Next up, match the following. So this is the list 1, this is list 2. आपने मैच करना है। लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, तो वो कौन सी है? इट इज द सुंदरबन। तो सुंदरबन हो गया जी दूसरे नंबर पे। तो सुंदरबन इज द लार्जेस्ट रामसर साइट। कहाँ पे है? इट इज इन वेस्ट बंगाल। स्मॉलेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, तो वो कौन है? तो इट इज रेणुका। रेणुका कहाँ पे है? सो इट इज इन हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, सो 1982 में डिक्लेयर हुआ था। एंड द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया इज चिलिका। सो थर्ड इज दिस, कहाँ पे है? ओडिशा, राइट? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड साइट, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बेसिकली वो रामसर साइट्स को डिक्लेयर करता है, या फिर वो वेटलैंड्स अंडर रामसर साइट्स को डिक्लेयर करता है जो जिनमें इकोलॉजिकल स्ट्रेस या फिर डिग्रेडेशन हो चुकी है, हो रही है, या फिर अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो बहुत जल्दी हो जाएगा, राइट? तो वो आते हैं अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। पहली वेटलैंड जो या फिर रामसर साइट जो इंडिया की मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आई थी वो थी चिलिका। लेकिन 2002 में आफ्टर सो मेनी एफर्ट्स टू कंजर्व चिलिका, इसको हटा दिया गया था अंडर द फ्रॉम द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। और आज के टाइम पे कितने रामसर साइट्स हैं अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इन इंडिया? सो दो हैं। एक है आपका कियोलाडियो, कियोलाडियो जिसको हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, राजस्थान में है। और दूसरा है लोकतक लेक विच इज इन मणिपुर। एंड लोकतक लेक इज फेमस फॉर द डांसिंग डियर या फिर शंघाई डियर, ठीक है? सो 2 1 3 4 2 1 3 4, सो ए ऑप्शन 2 3 1 4 नो, 1 2 3 4 नो, नहीं, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन मैनग्रूव्स के बारे में है, ठीक है? सो मैनग्रूव्स की अगर हम बात करें तो मैनग्रूव्स आर हेलोफिटिक प्लांट्स अडेप्टेड टू सलाइन कंडीशंस। तो यस, हेलोफिटिक का मतलब ही होता है सॉल्ट लविंग। तो ऑब्वियसली ये वहीं पाई जाते हैं जहां पे सॉल्ट कंटेंट होता है या फिर सलाइन वाटर होता है। सो प्राइमरीली ये आपके कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं। सेकेंड इज दे अकर ओनली along the tropical coastline। तो दोस्तों जब भी कभी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हो ना, जैसे ओनली, नेवर, ऑलवेज, वो 90% ऑफ द टाइम द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग बिकॉज दे आर वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। सो यस, दिस इज आल्सो रॉन्ग। एंड नॉट ओनली ट्रॉपिकल्स बट ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है? सो सेकंड स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग।
न्यूमेटोफर्स हेल्प मैनग्रोव्स इन गैसियस एक्सचेंज। तो जी हाँ, हमको पता है कि जो मैनग्रोव्स होते हैं, क्योंकि वो लूमी कंडीशंस या फिर मार्शी कंडीशंस में पाए जाते हैं, तो इनके जो रूट्स होते हैं वो बाहर की तरफ पॉइंटेड होते हैं, और वो बाहर की तरफ इसीलिए पॉइंटेड होते हैं ताकि वो ब्रीदिंग कर सके। सो फॉर रेस्पिरेशन पर्पस the roots are upwards, right? That is why they are called as nematophores. So how many statements are right? First and third statement is correct. That means option B is correct. Second statement हो गया wrong, क्योंकि ये tropical as well as subtropical regions में पाए जाते हैं। ठीक है, सो आई होप दैट दिस सेशन वाज यूजफुल टू यू। लेकर आऊंगी मैं नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम अगेन सम सेट ऑफ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आप में से कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो फील फ्री टू कॉल अस। इसके अलावा अगर आप अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं विद द गवर्नमेंट जॉब्स या फिर एग्जाम्स के रिलेटेड, तो हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। हमारे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो फील फ्री टू कॉल अस, या फिर फॉर एनी मेंटोरशिप। अगर आप FAA की तैयारी कर रहे हैं और आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, सो हमारी समर्थ टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन, जिसमें 35 प्लस आपके टेस्ट हैं। एंड ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JKPSI, जो एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यूज एग्जाम एनी टाइम शायद जुलाई में ही इसका कोई ना कोई नोटिफिकेशन जो है वो बाहर आ जाएगा। सो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी JKPSI के लिए डेडिकेटेड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल, या फिर इफ यू वांट टू गो फॉर सेक्शनल एंड फुल लेंथ, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको भरिए फॉर एनी क्वेरी, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर अपना स्कोर बताइएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।